हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक थूल द थूल एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से। आज हम MPPSC 2020 के मेंस को शुरू करने जा रहे हैं। हम यहाँ शुरू करेंगे MPPSC के पेपर सेकंड के पार्ट बी को, यानी पेपर द्वितीय के पार्ट बी को। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें दिया गया है अर्थव्यवस्था एवं समाजशास्त्र, यानी कि अर्थव्यवस्था भी हमें इस पे पढ़नी है और समाजशास्त्र को भी इसमें हमें पढ़ना है। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा अपन सिलेबस का एक ओवरव्यू देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है और कैसे हम इस पूरे पार्ट को लेकर चलेंगे। चलिए देखते हैं। तो पूरा ये जो पार्ट बी है इसको 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। हालांकि जो पूरी जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे तरीके से 5-5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है और हर यूनिट से कितने क्वेश्चन आने हैं ये भी पूरा जो नया सिलेबस है इसमें पूरा अच्छे तरह से डिफाइन किया गया है कि किस सिलेबस से या किस यूनिट से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। लगभग हर यूनिट से 30 नंबर्स का आपको आना ही है। नए सिलेबस को लेकर जैसे जितने उत्साहित आप थे उतने उत्साहित मैं भी था, लेकिन जब मैंने इसका इकोनॉमी वाला सेक्शन देखा तो थोड़ा सा मुझे दुख हुआ थोड़ा सा। अब ये क्यों हुआ मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। चलिए तो अपन इसकी सारी यूनिट्स देखते हैं कि पहले यूनिट्स और दूसरी यूनिट्स में क्या दिया है। पहली यूनिट की अगर हम बात करें तो पहली यूनिट में कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट जो है वो है भारत में कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के मुद्दे एवं पहल, यानी कि हमें इसमें पढ़ना है भारत की कृषि के बारे में, भारत के उद्योगों के बारे में और भारत के सेवा क्षेत्र के बारे में। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में जो क्षेत्र होते हैं, अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र होते हैं, उसे मुख्य रूप से 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं। जैसा पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीय क्षेत्र और तीसरा होता है तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र यानी जहाँ से चीज़ें आ रही है वो बेसिकली, जैसे कि कृषि, ठीक है, जैसे कि वहाँ से आपने क्या बनाया, मान लीजिए आपने कृषि करके या खेती करके टमाटर उगाया तो ये क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उद्योग लगा दिए और उस टमाटर से आप बना रहे हैं सॉस, तो ये क्या हो गया आपका द्वितीय क्षेत्र, ठीक, यानी कि उद्योग। फिर उसके बाद सेवा क्षेत्र, यानी कि अब आपने सॉस तो बना दिए लेकिन सॉस को आपको घर घर तक पहुंचाना है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करना है, तो ये सारे किस में आ गए, सेवा क्षेत्र में। तो इस तरह से कुल मिला के हम इसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को देखेंगे। हालांकि अगर मैं पूरे सिलेबस की बात करूं तो इससे संबंधित पूछा गया है मुद्दे और पहल, तो इसको समझने के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझनी होगी, तो डायरेक्ट हम इस पे जंप नहीं कर सकते। तो जहाँ तक मेरा सोचना है कि हम पहले दूसरी चीज़ों को देख लेते हैं, जहाँ से हमारा एक इकोनॉमी को लेके एक अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी समझ है वो बने, और फिर जब ये समझ और अंडरस्टैंडिंग हमारी बन जाएगी उसके बाद हम इन चीज़ों को लेके चलेंगे। आप क्या सोचते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि हमें बिल्कुल यूनिट वाइज यूनिट और सिलेबस वाइज सिलेबस चलना है, तो वैसा आप बताइए, तो वैसा हम स्टार्ट करेंगे, वैसा उसको लेके चलेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं पहले हम कुछ ऐसा पढ़ लें या उन चीज़ों को पढ़ लें जो हमारा बेस क्लियर कर ले, जो हमारी समझ पैदा कर ले इकोनॉमी को, फिर हम ये सारी चीज़ों पर डिस्कस करें, तो जैसा भी आपको लगता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है राष्ट्रीय आय की गणना। राष्ट्रीय आय की गणना के अंतर्गत जैसे कि हमने 2019 में भी डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिएगा। इसमें हमने जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया है रिजर्व बैंक एवं व्यापारिक बैंकों के कार्य, वित्तीय समावेशन और मौद्रिक नीति। कुल मिला के इसमें पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करता है, रिजर्व बैंक क्या होते हैं, व्यापारिक बैंक या जिसको हम कमर्शियल बैंक्स कहते हैं, ये सब क्या होते हैं, वित्तीय समावेशन क्या होता है और आरबीआई की मौद्रिक नीति क्या है, इस सारी चीज़ों को हम देखेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो अपने आप में ये पूरे एक टॉपिक है, पूरा एक लेक्चर है। जैसे मौद्रिक नीति की अगर मैं बात करूँ, करीब ये समझ लीजिए आपका 40-45 मिनट का पूरा एक लेक्चर इसको समझने में लगेगा। वित्तीय समावेश की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए एक पूरा आपको लेक्चर लगेगा। रिजर्व बैंक की अगर मैं बात करूँ, आरबीआई की, और हमारे जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, व्यापारिक बैंक, उनके बारे में अगर बात करूँ तो उसके लिए भी पूरा एक लेक्चर लगेगा। तो ये लेक्चर्स काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं। अगर पूरा एक साथ एक जगह लाने की कोशिश करूं तो ये काफ़ी बड़े होंगे, और अगर इसको चाहें तो छोटे छोटे पार्ट्स में भी इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आप मुझे सजेस्ट करके बता दीजिएगा कि आपको कैसा चाहिए। आपको एक पूरा फुल लेंथ वीडियो चाहिए बड़ा, जिसमें हम पूरा बैंकिंग सेक्टर या इस समावेशन को पूरा पढ़े, या आपको छोटे छोटे पार्ट्स में चाहिए कि पहले हमने रिजर्व बैंक देख लिया, फिर वित्तीय बैंक देख लिया, वित्तीय समावेशन देख लिया, उसके बाद अपना मौद्रिक नीति देख ली। तो जैसा आपको लगे आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी, नगद लेन देन और राजकोषीय नीति। ये एक नया टॉपिक है। इसमें हम कर यानी टैक्सेशन को पढ़ेंगे कि टैक्स क्या होता है, अच्छे कर क्या होते हैं, या अच्छी कर प्रणाली क्या होती है, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर को पढ़ेंगे, सब्सिडी क्या होती है उसको पढ़ेंगे, नगद लेन देन की बात करेंगे और राजकोषीय नीति को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लोक वितरण प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियाँ एवं चुनौतियाँ, गरीबी, बेरोजगारी एवं क्षेत्रीय असंतुलन। लोक वितरण प्रणाली की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे 2019 के सिलेबस में भी था। लोक वितरण प्रणाली यानी जो हमारी राशन की दुकानें होती है जहां से सभी को उचित दाम पर राशन मिल जाता है, ये सारा लोक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आता है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्ति एवं चुनौतियों की अगर मैं बात करूँ तो ये भी हमारे 2019 के सिलेबस से ही लिया गया है। गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असंतुलन, ये भी हमारे 2019 के सिलेबस में था। इसको हमने पहले भी पढ़ा है, इसको हम नए तरीके से फिर से पढ़ेंगे। अगला है भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? जैसे कि इस समय आपने देखा होगा जो ट्रेड वॉर चल रहा है, हमने चाइनीज़ और चाइना के जो प्रोडक्ट्स हमारे कंट्री में आते थे उनको बैन किया हुआ है। तो इन सारी बातों को लेके भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद विदेशी पूंजी की भूमिका, इसको हम देखेंगे कि क्यों हमारे पास डॉलर का भंडार होना चाहिए या डॉलर हमारे पास उचित मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है उनके बारे में हम देखेंगे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको हम कहते हैं FDI, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आयात निर्यात की जो नीतियां हैं जो वर्तमान में अभी चल रही हैं उनको भी देखेंगे, और उसके पहले जो नीतियां रही उन पर भी एक नज़र डालेंगे। फिर कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को हम पढ़ेंगे, विश्व बैंक के बारे में हम पढ़ेंगे, एशियाई विकास बैंक को हम देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के बारे में हम देखेंगे, एशियान के बारे में हम देखेंगे, सार्क के बारे में हम देखेंगे, नाफ्टा को देखेंगे और OPEC के बारे में भी जानेंगे। तो ये था यूनिट 1। अगर मैं यूनिट 1 की बात करूँ तो कुल मिला के पिछले बार का जितना भी इकोनॉमिक्स था सब पूरा समराइज़ करके सबको मिला के एक ही यूनिट के अंदर डाल दिया गया है नए सिलेबस के हिसाब से। चलिए अब हम देखते हैं यूनिट 2 में क्या है। यूनिट 2 में यानी इकाई 2 में साफ साफ तौर पे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, यानी कि इसके अंतर्गत हम जो भी बातें करेंगे या जो भी चीज़ें दी गई हैं उनको हमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करनी है, यानी कि उसको हमें मध्य प्रदेश के हिसाब से लेके चलना है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। इसमें हमें दिया गया है प्रमुख फसलें, यानी कि हमें मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें देखनी है। कृषि जोत क्षेत्र एवं फसल प्रतिरूप, यानी कि हमें देखना है कि कृषि जोत क्षेत्र कैसा है। उसके बाद फसलों का प्रतिरूप कैसा है कि किस तरह की फसलें यहाँ होती है और कौन सी फसल कहाँ होती है, गेहूँ कहाँ होता है, चावल कहाँ होता है, गन्ना कहाँ होता है और सोयाबीन कहाँ होती है। उसके बाद चलेंगे हम फसलों के उत्पादन एवं वितरण का भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण प्रभाव। फसलों के उत्पादन और वितरण से जो समाज में प्रभाव पड़ रहा है, जो हमारा पर्यावरण पे प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि आप देखें, आपको पता होगा जैसे कि हम कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं और खाद और जो केमिकल खाद वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, तो इसका हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है और पर्यावरण पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है। इसके बाद बीज एवं खाद की गुणवत्ता एवं आपूर्ति से जुड़े मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। इसमें हम देखेंगे बीज एवं खाद की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, कौन कौन सी स्कीम्स चल रही है जिससे बीज और खाद अच्छी गुणवत्ता वाले कम दामों पर किसानों को उपलब्ध हो पाएँ। इसी के अलावा कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं प्रदेश में जो बीजों की गुणवत्ता के लिए और बेहतर खाद उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कृषि के तरीके, उद्यानिकी, मुर्गी पालन, डेयरी एवं मछली पालन और पशुपालन। तो देखिए अगर कृषि की बात करूं तो इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती है। इसके अंदर उद्यानिकी भी आ जाती है, मुर्गी पालन भी आ जाता है, डेयरी भी आ जाती है, मछली और पशुपालन भी आ जाता है। हालांकि डेयरी और पशुपालन ये लगभग एक ही चीज़ है। इसमें हम देखेंगे कि इसके लिए
हमारे प्रदेश में क्या संभावनाएं हैं और कौन कौन सी स्कीम्स चल रही है, कौन कौन से योजनाएं चल रही है जो प्रदेश में इनको बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे यहाँ जो लोकल या स्थानीय प्रजातियाँ पाई जाती है पशुओं की और जैसे मछलियों की, मुर्गी पालन के लिए जैसे हमारे यहाँ काफ़ी फेमस, इसको जीआई टैग भी दिया गया है, आपको पता होगा। कड़कनाथ के बारे में आपने सुना होगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर सरकार क्या योजनाएं अपनाई रही है और किस प्रकार से सरकार इसको प्रमोट कर रही है जिससे किसान जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसी से संबंधित मुद्दे और समस्याओं को। इसके बाद कृषि उत्पादन, परिवहन, भंडार एवं विपणन, यानी कि कृषि का उत्पादन करने में, उसका परिवहन यानी कि किसान की फसल को खेत से मंडी तक ले जाने में, उसका भंडारण यानी उसको स्टोरेज करने में, और उसका विपणन यानी कि उसको अनाज भंडारों से दूसरी जगह पे ले जाने में क्या समस्याएं आती है, उससे संबंधित क्या चुनौतियां हैं, सरकार इसके लिए क्या काम कर रही है और क्या उपाय हैं, इन सभी बातों को हम देखेंगे। इसके बाद इसमें दिया गया है, यूनिट 2 में दिया गया है कृषि की कल्याणकारी योजनाएं, यानी कि सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं कृषि के संबंध में चलाई जा रही है। विशेष तौर पर हम देखेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में, अगर कोई राष्ट्रीय स्तर की अगर कोई योजना होगी जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है तो उसको भी हम देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल सिर्फ मध्य प्रदेश को लेकर चलेंगे, बाकी चीज़ छोड़ते चलेंगे, लेकिन हमारा पूरा ध्यान मध्य प्रदेश के ऊपर रहेगा, क्योंकि इसमें जो नया सिलेबस है इसमें बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। कृषि कल्याणकारी योजनाओं की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपने सुना होगा भावांतर योजना आई, फिर उसके बाद अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो किसान सम्मान निधि की योजना आई। इस तरह की जो योजनाएं हैं जो कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लाई जा रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेवा क्षेत्र का योगदान। सेवा क्षेत्र का योगदान हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में सेवा क्षेत्र ने क्या प्रगति की है और किन किन क्षेत्रों में ये अपना योगदान दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का आधारभूत ढांचा एवं संसाधन की हम बात करेंगे। आधारभूत ढांचे के मतलब होता है, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि ब्रिज हो गया, आपके सड़कें हो गई, आपका रेल हो गया, उसके बाद बिजली के लिए बिजली उत्पादन केंद्र हो गए। ठीक है, तो ये जो सारे आधारभूत संरचनाएं हैं या आधारभूत ढांचे हैं, ये सारी चीज़ों क्या होती है इन पर डिस्कस करेंगे और मध्य प्रदेश में कौन कौन से आधारभूत ढांचे हमारे पास उपलब्ध हैं और अगर उपलब्ध नहीं है तो क्यों नहीं है, और इन्हें उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार क्या कर रही है, क्या उपाय किए जा सकते हैं, उन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में मध्य प्रदेश के संसाधनों को। मध्य प्रदेश में कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं, क्या उनका उचित दोहन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है, इससे संबंधित क्या समस्याएं हैं, प्रदेश सरकार इसके लिए क्या कार्य कर रही है और इस पर हम कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको इसके लिए हम कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश का जननांकी परिदृश्य और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव देखेंगे। इसके बाद उद्योग क्षेत्र, समृद्धि, प्रवृत्ति एवं चुनौतियां, यानी कि मध्य प्रदेश में जो उद्योग क्षेत्र है उससे संबंधित क्या प्रवृत्ति है और क्या क्या चुनौतियां हैं, इनसे किस प्रकार से निपटा जा सकता है, इस पूरे बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता। कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता की अगर मैं बात करूं तो मानव संसाधन का मतलब होता है किसी चीज़ को या किसी मनुष्य को जब आप काबिल बना देते हैं, कोई स्किल देकर, कोई हुनर देकर, तो वो मानव संसाधन बन जाता है। तो हम इसमें देखेंगे कि प्रदेश में मानव संसाधन की क्या उपलब्धता है, मानव संसाधन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रदेश सरकार कार्य कर रही है और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं भविष्य में, इससे संबंधित क्या चुनौतियां हैं, इनको भी हम देखेंगे। इसके बाद अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मानव संसाधन में निर्मित हो जाता है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे इंजीनियर हमारे पास हो गए लेकिन हम इंजीनियर्स को जॉब नहीं दे पा रहे हैं, उनको उनके लायक उनका काम नहीं दिया जा रहा है, माफ़ कीजिएगा अगर उनको उनके लायक उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको काम नहीं दिया जा रहा है तो मानव संसाधन के रूप में एक तरह से वो व्यर्थ हो जाएंगे। ठीक, तो इसके लिए क्या काम किए जा रहे हैं, इन सारी बातों पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। अगली जो यूनिट है वो पूरी ही बेस्ड है मानव संसाधन के विकास के ऊपर। इसमें भी 2 पार्ट दिए गए हैं। पहले पार्ट को हम देखते हैं। पहला पार्ट दिया गया है शिक्षा। जैसे कि मैंने बताया मानव संसाधन का मतलब होता है कि जब किसी भी मानव या किसी भी व्यक्ति को आप
कोई स्किल के द्वारा, किसी हुनर के द्वारा उसे किसी काम के काबिल बना देते हैं तो वो मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने गाड़ी सुधारना सिखा दिया, अब क्या होगा कि वो स्किल्ड हो जाएगा, यानी कि उसको अब गाड़ी सुधारना आता है तो वो कहीं पे भी काम कर सकता है, कहीं पे भी जॉब मिल जाएगा उसको आसानी से गाड़ी सुधारने का, या वो खुद की दुकान भी खोल सकता है जहाँ पे वो बैठ के गाड़ी सुधारे। तो इस प्रकार से किसी को स्किल्ड कर देना, हुनरमंद बना देना मानव संसाधन कहलाता है। तो मानव संसाधन के लिए सरकार क्या काम कर रही है, इसमें कहीं भी ये नहीं दिया गया है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो यानी कि हम पूरा ओवरऑल भारत के संदर्भ में लेके चलेंगे। इसमें दिया गया है प्रारंभिक शिक्षा के बारे में कि प्रारंभिक शिक्षा के को हम देखेंगे, इसमें हम उच्च शिक्षा को देखेंगे, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सीय शिक्षा के बारे में भी देखेंगे, व्यावसायिक शिक्षा की बात करेंगे, उसकी गुणवत्ता की बात करेंगे, और हम इसमें बात करेंगे बालिकाओं की शिक्षा के बारे में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो है इसमें पॉइंट, उसमें दिया गया है निम्नलिखित वर्ग से संबंधित सामाजिक मुद्दे एवं उनके कल्याणकारी कार्यक्रम। इसमें कुछ विशेष वर्गों के बारे में दिया गया है और उनसे संबंधित जो कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। जैसे कि निःशक्त जन वर्ग जिन्हें हम दिव्यांग कहते हैं, फिर वृद्धजन, बालिका, महिलाएं, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग, इनके लिए जो विकास परियोजनाएं चलाई जा रही है उन पर हम चर्चा करेंगे। इनके लिए चलाई जाने वाली विकास परियोजनाओं को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं और उनका क्या लाभ हो रहा है, क्या इन तक वाकई लाभ पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है, इनसे संबंधित क्या चुनौतियां हैं और क्या उपाय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली यूनिट की तरफ। नेक्स्ट जो यूनिट दी गई है ये थोड़ा सा आपका अब समाजशास्त्र वाला जो हिस्सा है वो यहाँ से 4th यूनिट से चालू हो जाता है। इसमें दिया गया है सामाजिक समरसता के घटक, सभ्यता एवं संस्कृति की अवधारणा, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, संस्कार, विविध संदर्भ, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, चतुष्टय, धर्म व मत पंथों का समाज पर प्रभाव, विवाह पद्धतियाँ। तो ये समाजशास्त्र के अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो मेरे साथी, जो मेरे फ्रेंड दोस्त जिनका समाजशास्त्र से संबंध रहा हो या जिनने समाजशास्त्र को पढ़ा हो उनके लिए काफ़ी सरल चीज़ें हो जाएंगी ये, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है समाजशास्त्र के बारे में तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये भी, लेकिन जब इसको पढ़ेंगे आपको धीरे धीरे इसमें सारी चीज़ें मज़ा आएगी। मैं अगर जैसे बात करूँ तो भारतीय सभ्यता की इसमें अवधारणा की बात कर रहा है, ये भारतीय संस्कृति की बात कर रहा है, तो हम इसको देखेंगे। इसमें हम देखेंगे भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, और हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में देखेंगे, आश्रम व्यवस्था के बारे में देखेंगे। उसके बाद जो विभिन्न धर्म हैं, जो विभिन्न मत और पंथ हैं, उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में देखेंगे। विवाह पद्धतियों के बारे में देखेंगे। विवाह पद्धतियों में जैसे कि जो अभी की नहीं, पुराने ज़माने में जैसे जो चली आती थी, जैसे कि गंधर्व विवाह, इसके बारे में आपने सुना होगा, अपहरण विवाह इसके बारे में सुना होगा, देव विवाह इसके बारे में आपने सुना होगा, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे समुदाय विकास कार्यक्रमों को, समुदाय विकास कार्यक्रम से संबंधित कौन से कार्य प्रदेश सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, इनको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रसार शिक्षा, इसको हम देखेंगे। पंचायती राज सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, यानी कि जो पंचायती राज हमारे जो सिस्टम चलता है उसके अंतर्गत जो NGOs होते हैं उनकी भूमिका क्या है उनको हम देखेंगे, और वो किस तरह से हमारे पंचायती राज को आगे बढ़ा रहे हैं इसके बारे में जानेंगे। फिर है स्व सेवा के क्षेत्र में ग्रामीण विकास की नवीन प्रवृत्तियाँ, कुटुंब न्यायालय। फिर हम देखेंगे सेल्फ सर्विस ग्रुप्स के बारे में देखेंगे, ग्रामीण विकास में इनका क्या योगदान है, इनसे संबंधित क्या प्रवृत्तियाँ हैं और क्या चुनौतियाँ उनको देखेंगे। कुटुंब न्यायालय को भी हम इसमें देखेंगे, कुटुंब न्यायालय में ये किस तरह से काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं 5वीं यूनिट की तरफ। 5वीं यूनिट की अगर हम बात करें तो 5वीं यूनिट में क्या दिया हुआ है। 5वीं यूनिट में दिया गया है, पहला पॉइंट वो दिया गया है जनसंख्या एवं स्वास्थ्य समस्याएं, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सशक्तिकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम और जनसंख्या नियंत्रण। ये सारे छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, 2019 के सिलेबस में भी थे, वहीं से लगभग लिए गए हैं। इनको भी हम देखेंगे एक छोटे छोटे टॉपिक्स के बीच रूप में। फिर
मध्य प्रदेश की जनजातियों की स्थिति, इसको हम देखेंगे। सामाजिक संरचना देखेंगे, उनके रीति रिवाज को देखेंगे, उनकी मान्यताओं को देखेंगे, उनके अंदर जो विवाह पद्धतियाँ चलती हैं उनको देखेंगे, उनकी नातेदारी देखेंगे, इसी के साथ उनकी धार्मिक मान्यताओं, विश्वास और परंपराओं को देखेंगे, और उनमें प्रचलित जो पर्व और उत्सव होते हैं उनको भी इस यूनिट के अंतर्गत हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें दिया गया है महिलाओं की शिक्षा के बारे में। महिलाओं की शिक्षा के साथ साथ महिलाओं के स्वास्थ्य, जन्म मृत्यु समंक, कुपोषण के बारे में हम देखेंगे, कुपोषण के कारण और प्रभाव को हम देखेंगे, पूरक पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं उसको हम देखेंगे। फिर प्रतिरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी दखल और प्रतिरक्षण, इसको देखेंगे। प्रतिरक्षा की बात करूं तो प्रतिरक्षा को हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी, है ना। जैसे कि अब जैसे ये जो कोरोना संक्रमण आप चल रहा है, काफ़ी चर्चा में इस समय की इम्यूनिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो। तो इसके लिए क्या काम किए जा रहे हैं, इसके लिए क्या रिसर्च की जा रही है और क्या क्या तकनीकें हैं, उनके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों के बारे में और उनके उपचार के बारे में। संक्रामक और असंक्रामक को मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों की अगर मैं बात करूँ तो ऐसी बीमारियाँ जो छूने से फैलती है, एक से दूसरे व्यक्ति को फैलती है, जैसे कि कोरोना, ठीक है। इस समय जो कोरोना वायरस चल रहा है ये क्या होता है, ये एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। इसलिए सरकार क्या कह रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, दूर रहिए एक दूसरे से और जो उसको अगर मान लो ऐसे कुछ संभावना होती है तो उसको बिल्कुल दूर करके आइसोलेशन में भेज दिया जाता है, क्वारंटाइन जिसको हम कहते हैं, क्वारंटाइन कर दिया जाता है। तो ये क्या है, एक संक्रामक बीमारी जो फैल रही है एक दूसरे के संपर्क में आने में। असंक्रामक बीमारी की मैं बात करूँ तो ऐसी बीमारियाँ जो एक दूसरे के संपर्क में आने पर फैलती नहीं हैं। असंक्रामक बीमारी की अगर मैं बात करूँ तो असंक्रामक बीमारी यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम ले सकते हैं जैसे डायबिटीज़। किसी को मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, तो उसके संपर्क में अगर आप आते हैं या आप उसके साथ रहते हैं, उसके साथ खाते पीते हैं तो आपको भी डायबिटीज़ हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पॉइंट और है जो छूट गया यहाँ पर, वो ये है विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसके उद्देश्य, संरचना, कार्य एवं कार्यक्रम, जो इस यहाँ पर शायद नहीं आ पाया रहा है। तो हम इस इकाई के अंदर, इस यूनिट के अंदर विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी देखेंगे, उसके उद्देश्य के बारे में बात करेंगे, उसकी संरचना के बारे में बात करेंगे, उसके कार्य के बारे में बात करेंगे, उसके जो कार्यक्रम हैं इन सभी को लेकर चलेंगे। अगर इन सब की बात करूं तो इन सब के लिए आपको करंट से अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी जो करंट की सीरीज़ जो चल रही है, जो हर हफ्ते आपको करंट के अपडेट्स आते रहते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में अगर कुछ भी आता है तो हम उसको बिल्कुल कवर करते हैं। उसके अलावा जो इस समय कोरोना जो संकट चल रहा है उसको देखते हुए इस संगठन की जो महत्व है, इस संगठन का जो महत्व है वो और बढ़ जाता है। ये था हमारी 5 यूनिट, पाँचों की यूनिट को हमने डिस्कस किया। इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्या क्या अंदर दी गई है उन सबको हमने देखा। हम इसमें क्या पढ़ेंगे उनको भी देखा। अब थोड़ा देख लेते हैं कि किस यूनिट से क्या आने वाला है। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि पूरा सिलेबस जो है पूरा 5-5 यूनिट में डिवाइड किया गया है बहुत बढ़िया तरीके से। इस पार्ट को भी 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है जिसको हमने देखा 5 यूनिट को। सभी यूनिट से आपको अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर मैं अति लघु उत्तरीय की बात करूं तो अति लघु उत्तरीय का जो शब्द सीमा है वो है 10, यानी 10 शब्दों में आपको इसका जवाब लिखना है, आंसर लिखना है, या मैक्सिमम आप एक लाइन में उसको लिख सकते हैं। अगर मैं इसके अंकों की बात करूं तो प्रत्येक जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो 3 नंबर का होगा। इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो हर यूनिट से 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आने हैं। इस प्रकार पूरी यूनिट से 5 यूनिट से आपको 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। इस प्रकार से पूरी 5 यूनिट से 45 नंबर का आपको सिर्फ और सिर्फ अति लघु उत्तरीय आएगा। अब देखते हैं लघु उत्तरीय की तरफ। लघु उत्तरीय की अगर मैं बात करूं तो इसकी शब्द सीमा जो है वो 50 है, यानी कि 5 से 6 लाइन्स में आपको इसका आंसर देना है। इसके बाद इसके नंबर की या अंकों की अगर मैं बात करूं तो ये 5 अंक का होगा, यानी 5 नंबर मिलेंगे। प्रश्नों की अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक यूनिट यानी हर एक यूनिट से 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से 5 यूनिट से कुल 10
आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार पूरे इस खंड ब से 50 नंबर के लघु उत्तरीय यानी कि 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब चलते हैं हम थोड़ा सा दीर्घ यानी निबंधात्मक प्रश्न की तरफ। तो इसकी शब्द सीमा 200 है, 200 है यानी कि आप समझ लीजिए 20 लाइन के लगभग, ठीक है। अगर मैं अंकों की बात करूं तो 11 नंबर का प्रश्न होगा। हर एक यूनिट से एक दीर्घ उत्तरीय यानी निबंधात्मक प्रश्न आपको पूछा जाएगा, जिसमें आपको 200 शब्दों में लिखना है। इस प्रकार आपको कुल 5 जो प्रश्न आएंगे वो कहाँ कैसे आएंगे, निबंधात्मक यानी कि दीर्घ उत्तरीय आएंगे। इस प्रकार दीर्घ उत्तरीय को जो प्रश्न है उनका मतलब कुल अंक हो जाएगा 55, यानी कि 55 नंबर के आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे। इस प्रकार अगर हम टोटल करें इन सब का तो कुल 150 नंबर होते हैं। अगर इसको मैं यूनिट वाइज डिवाइड कर दूं तो यूनिट वाइज डिवाइड करने पर 30 नंबर का हर यूनिट से पूछा ही जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि शुरू में मुझे थोड़ा सा दुख हुआ इस सिलेबस को लेकर, तो वो इसलिए हुआ कि अगर जैसे यूनिट 1 की मैं बात करूँ तो यूनिट 1 में काफ़ी सारा इकोनॉमी या पूरी इकोनॉमी को यूनिट 1 में ही डाल दिया गया है। यानी कि हम जब पूरी इकोनॉमी पढ़ लेंगे तब जाके हमें 30 नंबर का सवाल या 30 नंबर का हम सॉल्व कर पाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी का वेटेज बहुत कम हो गया है या इकोनॉमी का वेटेज इतना कम हो गया है कि उसको इग्नोर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर मैं बात करूं इस एग्ज़ाम की तो ये एक एग्ज़ाम है, एक कंपटीशन है। यहाँ पे एक एक नंबर भी बहुत मायने रखता है। तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि इकोनॉमी का पोर्शन बहुत कम हो गया है तो इसको इग्नोर कर दो यार, दूसरा कुछ देखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको भी हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड कोई भी अगर हमारा सवाल आता है तो इसको हम क्रैक कर सकें। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इस यूनिट में अगर मैं बात करूं तो इस यूनिट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो करंट से बिल्कुल रिलेटेड है, करंट की ही चीज़ें हैं। जैसे कि मैं काफ़ी सारी योजनाओं को इसमें कवर किया गया है, काफ़ी सारे जो सरकारी कार्यक्रम हैं उनको कवर किया गया है। इकोनॉमी में भी अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड बैंक, IMF और इन सारी चीज़ों को कवर किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो करंट से रिलेटेड है। तो हमारी जो करंट वाली सीरीज़ जो चलती है यूट्यूब में आपको मिल जाएगी। अगर उससे रिलेटेड आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप कंटिन्यूसली देखते रहिए। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आप अपडेट होते रहेंगे। इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद भी आपको इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें होती है, जो नई करंट से रिलेटेड जो भी आपको चीज़ें पता चलती हैं, उनको भी आप इसमें लगातार अपडेट करते रहिए, तब जाके आपका ये पूरा यूनिट कवर हो पाएगा। ठीक है, इसी के साथ ये जो हमारा MPPSC 2020 का जो पूरा कोर्स है, ये कैसे आप परचेज़ कर सकते हैं, अगर आपने परचेज़ नहीं किया है तो इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए भी हमने एक पूरा वीडियो बनाया है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये था आज का हमारा इकोनॉमी से संबंधित एक लेक्चर। हमने इकोनॉमिक्स और समाजशास्त्र का जो नया सिलेबस दिया है उसको थोड़ा सा डिस्कस किया। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में और हमारा जो सेकंड पेपर का पार्ट भी है इसे स्टार्ट करेंगे। आपको आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।